डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 4, आपका पुनः स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग डील करने वाले हैं नेक्स्ट पेपर कोर कोर्स 9 को, और इसमें यूनिट 1 से देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 19th सेंचुरी इंग्लिश प्रोज। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले जानना है कि क्या रीजंस रहे कि प्रोज का उद्भव हुआ, राइज ऑफ प्रोज 19th सेंचुरी में क्यों हुआ, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जब हम 19th सेंचुरी रोमांटिक प्रोज के फीचर्स को देखते हैं तो इसका नेचर जो था बहुत ही शानदार था। इसमें शांति दिखाई पड़ती है, सॉलिट्यूड है, लेकिन इसमें मिसिंग था रियलिज्म यानी वास्तविकतावाद मिसिंग था। सुपर नेचुरल चीजें जो थी यानी सुपर नेचुरलिज्म जो था वो मिसिंग था। स्पिरिचुअलिटी भी मिस हो रही थी। 19th सेंचुरी जो था वह एक ऐसा एज था जहां पे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, साथ ही साथ रिलीजियस अपहीबल चल रहा था। यानी सब कुछ उथल पुथल था वहां, ठीक है। यानी राजनीतिक उथल पुथल था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सारे उथल पुथल की स्थिति थी, यानी कुछ भी ठीक नहीं था। पॉलिटिकली जो था यह एक ऐसा ट्रांजिशन का एज था जहां एरिस्टोक्रेटिक रूल, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, से प्रजातंत्र की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। सोशली जो था इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट, बहुत उतार चढ़ाव का युग माना जाता है इसे, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके कारण सामाजिक तौर पे यहां एक बहुत बड़ा खाई क्रिएट हो गया गरीब और अमीर के बीच में, जिसके कारण सामाजिक स्थिति इस समय की ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस शुक द फेथ ऑफ पीपल ऑन गॉड एंड रिलीजन, यानी धर्म और भगवान पे साइंटिफिक डिस्कवरीज के कारण, वैज्ञानिक खोजों के कारण लोगों का विश्वास जो है वो भगवान और धर्म से उठने लगा था। इट कॉज्ड अ सेंस ऑफ डाउट, लोगों के अंदर डाउट पैदा होने लगे थे, डिस्पेयर था, दुख होने लगा था लोगों में। डिस्पेयर इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल, दिमाग में लोगों का ये आने लगा था कि अब सच क्या है, गलत क्या है। सो दीज सर्कमस्टेंसेज वर अप्रोप्रिएट फॉर द ग्रोथ ऑफ द रोमांटिक प्रोज लिटरेचर। इन्हीं कारणों के कारण वहां पर रोमांटिक प्रोज लिटरेचर का आगमन हुआ, उद्भव हुआ। इसके कारण ही आप प्रोज को देखते हैं 19th सेंचुरी में। आई होप कि आप समझ गए होंगे 19th सेंचुरी लिटरेचर और प्रोज की क्या खासियत थी, कैसे कैसे यह आगे बढ़ा। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि पोइट्री डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के पूर्वार्ध में, यानी पहला आधा भाग जो है वो पॉपुलरली जाना जाता था रोमांटिक पीरियड के नाम से। यह पोइट्री का टाइम था, ठीक है। पोइट्री लाइमलाइट्स कहलाते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरीज, ठीक है, पी.बी. शेली, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स, जिन लोगों ने फोकस किया था कंप्लीटली कविताओं के ऊपर। बाद में नॉवेल्स और नॉवेलिस्ट आए, जिसमें जेन ऑस्टिन, वॉल्टर स्कॉट, इन लोगों का नाम आता है, ये प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट हैं। थर्ड रैंक पे आता है प्रोज, ठीक है। तो इसके स्टेचर में अगर देखा जाए तो इसकी लिटरेरी पॉपुलैरिटी जो थी वो तीसरा स्थान रखती थी प्रोज की। हाउएवर द प्रोज वाज ऑफ पार एक्सेलेंस, यद्यपि कि प्रोज में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छे तरीके के प्रोज लिखे जाते थे। द एसेइस्ट्स हु कंट्रीब्यूटेड इन प्रोज, कुछ निबंधकार थे जैसे चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, ठीक है। इन लोगों ने एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर का जो होराइजन था, क्षितिज था, एक एरिया जिसको कह सकते हैं, उसको बहुत बड़ा किया। पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स जो आगे बने, यानी जो पोएट्स थे बाद में प्रोज राइटर भी बने, उनमें से वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, कॉलरीज, स्कॉट, शेली, कीट्स, तो ये सारे लोगों ने भी मिलकर प्रोज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब हम लोग जो नॉन फिक्शन है यानी प्रोज जिसको हम लोग कहते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो रोमांटिक एज को डिवाइड किया गया है दो प्रकार से। पहले जो एसेज लिखते थे, दूसरे जो क्रिटिकल राइटिंग्स को लिखते थे, आलोचनात्मक चीजों को। तो एसेज लिखने वाले जो थे वो रिप्रेजेंट जो करते थे इस
लेखन को, उनमें से नाम आता है चार्ल्स लैम्ब का, विलियम हैजलिट का, थॉमस डी क्विंसी का और वॉल्टर सेविज लैंडोर का। और क्रिटिकल राइटिंग्स जो हैं इनके लिए नाम आता है वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का, शेली का, जो कि लीडिंग फेसेस कहलाते हैं नॉन फिक्शन में यानी क्रिटिकल राइटिंग्स में। ठीक है, तो ये डिवीजन है इसका। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब जो एक बहुत ही जाने माने एसेइस्ट थे, जिनका जन्म 1775 में हुआ, 1834 में इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने लिटरेरी करियर एक पोइट की तरह शुरू किया था, बट हिज एसेज बिकेम वेरी पॉपुलर। लेकिन उनके एसेज जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए। द फर्स्ट ऑफ हिज एसेज अपीयर्ड इन द लंडन मैगजीन, जो कि 1820 में पब्लिश हुआ। व्हेन लैम्ब वाज 45, उस समय लैम्ब की उम्र लगभग 45 साल थी। द ओरिजिनल सीरीज वाज पब्लिश्ड एज द एसेज ऑफ एलिया 1823 and a second under the title The Last Essays of Elia 1833. The essays of Lamb are unequaled in English. कहा जाता है कि उनके बराबरी का कोई ऐसे लिखने वाला इंग्लिश लिटरेचर में नहीं हुआ। ठीक है, Lamb's Tales from Shakespeare भी उनकी एक प्रोज वर्क मानी जाती है। तो इस तरीके से चार्ल्स लैम्ब को आप जान सकते हैं। दूसरे हैं विलियम हैजलिट, जिनका जन्म 1778 में हुआ और उनकी मृत्यु 1830 में हुई। वे माने जाते हैं कि वो कंट्रोवर्सी किंग थे, यानी हमेशा विवादास्पद चीजों को बोलते थे पॉलिटिकली। ठीक है, और उनके जीवन में उनका युद्ध होता रहा इन विवादों के कारण। ठीक है, संघर्ष करते रहे। वे लेक्चरर थे और एक रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी क्रिटिक भी थे उस समय के। 1814 से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया द एडिनबर्ग रिव्यू में उन्होंने। और while others of his articles were published in the Examiner, उनके दूसरे भी आर्टिकल्स जो हैं वो द एग्जामिनर नामक मैगजीन में पब्लिश हुआ। द टाइम्स एंड द लंदन मैगजीन, इनमें उनके आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए जो कि नॉन फिक्शन प्रोज थे। His lectures and essays on literary and general subjects published between 1817 to 1825, तो 1817 से 1825 के बीच में उनके बहुत सारे लेक्चर्स और एसेज जो हैं वो पब्लिश भी हुए। उनके लेक्चर्स जो हैं जो कि बेस्ड हैं ऑन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, द इंग्लिश पोएट्स, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स एंड द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ, ये सारे एजेस भी दिए गए हैं, कब कब ये पब्लिश हुए हैं। आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, द बेस्ट ऑफ हिज एसेज आर कलेक्टेड इन द राउंड टेबल, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ, टेबल टॉक और ओरिजिनल एसेज ऑन मेन एंड मैनर्स, जो 1821 से 22 के बीच पब्लिश हुआ, एंड द स्पिरिट ऑफ द एज और कंटेम्पररी पोर्ट्रेट्स, जो 1825 में पब्लिश हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं थॉमस डी क्विंसी की, जिनका जन्म 1785 में हुआ और 1859 में इनकी मृत्यु हुई। उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोज लिखे हैं, गुड क्वालिटी के प्रोज लिखे हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईएस्ट मेरिट के भी प्रोज उन्होंने लिखे हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन बहुत ही हाई मेरिट के भी प्रोज उन्होंने लिखे हैं। हिज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा है। हिज कन्फेशंस ऑफ यानी कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, जो कि 1821 में पब्लिश हुआ, अपीयर्ड इन द लंदन मैगजीन। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क इज कंटेन्ड इन द इंग्लिश मेल कोच 1849 ईस्वी में। ठीक है, सस्प्रिया डी प्रोफोंडिस 1845 में, एंड ऑन मर्डर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स 1827 में। तो ये उनके कुछ महत्वपूर्ण एसेज हैं। अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज वर्क इज ड्रेरी एंड डिफ्यूज, मतलब बहुत ही उबाऊ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। ही डिस्प्लेज अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, बहुत ज्ञान का प्रदर्शन भी करते हैं वो। हिज स्टाइल इज एप्ट टू सब्लाइम इनटू वल्गैरिटी, और कहा जाए तो उनकी जो स्टाइल थी वो सबलाइम से होते हुए वल्गर हो गई है। हिज स्टाइल इज एप्ट टू स्टम्बल इनटू वल्गैरिटी, यानी उनका जो स्टाइल था वो लड़खड़ाता हुआ भद्देपन की तरफ चला गया, यानी अच्छे किस्म की जो चीजें थी वो देखने को नहीं मिलती हैं। इन रिदम एंड मेलोडी ही इज सुप्रीम, लेकिन जो ताल और संगीत है
उनके लेखन में वो बहुत ही शानदार मानी जाती है। अब बात करते हैं कि जर्नल्स का क्या रोल रहा है प्रोज में। जो जर्नल्स छपते थे, बेसिकली द एज विटनेस द बिगिनिंग ऑफ डेली जर्नल्स विच आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स इन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। जर्नल्स जो हुआ करते थे वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माने जाते हैं लिटरेचर के लिए और पॉलिटिक्स के लिए भी। तो फेमस डेलीज जो होते थे, जो रोज छपने वाले होते थे जर्नल्स, जिसमें से द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, द मॉर्निंग पोस्ट, द टाइम्स, ये सब रहे हैं। ग्रेट लिटरेरी मैगजीन्स रहे हैं, द एडिनबर्ग रिव्यू, द क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड्स मैगजीन, द लंदन मैगजीन एंड द वेस्टमिंस्टर्स रिव्यू। तो ये सारे जर्नल्स भी प्रोज को बहुत एक मदद प्रदान करते हैं, मदद करते हैं आगे बढ़ने में। कंट्रीब्यूशन ऑफ पोएट्स इन प्रोज, दूसरे सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं जो पोएट्स थे लेकिन क्रिटिकल राइटिंग से प्रोज को बहुत ही आगे बढ़ाया। तो वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, कॉलरिज का नाम आता है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक प्रोज के लिए, ठीक है, क्रिटिकल वर्क से और अपने ट्रीटीज से। वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड जो है एक फाइन और बहुत ही शानदार स्पेसिमेन प्रोज है और क्रिटिकल थियरी है, जिसने अटैक किया बीमार, बेकार, डॉगमेटिक क्लासिकल जो तरीके थे लिखने के लिटरेचर में उस पर, और साथ ही साथ पोइट्री के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि किस प्रकार लोग पोइट्री को इतने डिफिकल्ट भाषा में लिखते थे। तो वर्ड्सवर्थ ने उन पर अटैक किया और सिंपल भाषा का प्रयोग करने को कहा। जब हम कॉलरिज के प्रोज की बात करते हैं तो बिखरे हुए इसके प्रोज दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, क्योटिक हैं और ऐसा लगता है कि ये सिस्टमेटिक नहीं है, टेंटेटिव हैं और मैसिव इंपॉर्टेंस के दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बहुत विस्तार दिखाई पड़ता है, पजेसेस अ ब्रेडथ, अ डेप्थ, एक गहराई है, साथ ही साथ यह दुर्लभ किस्म का है और प्रशंसनीय भी है, एडमिरेबल भी है। द प्रोज ऑफ कॉलरिज इज फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी इन थीम। अगर कॉलरिज के प्रोज को हम लोग देखते हैं तो इसमें फिलोसफी देखने को मिलती है, दार्शनिकताएं हैं, साथ ही साथ लिटरेरी थीम भी दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार कॉलरिज ने भी प्रोज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन 1796 ही स्टार्टेड अ पीरियोडिकल, उसने एक पीरियोडिकल भी शुरू किया था कॉलरिज ने, द वॉचमैन, इन विच ही कंट्रीब्यूटेड टिपिकल एसेज, उसने टिपिकल एसेज भी लिखा, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस प्रोज भी लिखे। द मॉर्निंग पोस्ट में यह पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1808 में उसने एक सीरीज शुरू की थी, लेक्चर्स ऑन पोइट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, तो ये भी प्रोज के पार्ट्स रहे हैं। 1817 में उसने पब्लिश किया बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है उसका। सिबिलाइन लीव्स, ठीक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज हिज मोस्ट वैल्यूएबल प्रोज वर्क, सबसे फेमस प्रोज वर्क उसका वही है। इट हैज फिलोसफी, इसमें फिलोसफी है, दार्शनिकता है, एंड ऑल्सो डिस्कसेस वर्ड्सवर्थियन थियरी ऑफ पोइट्री दिखाया गया है, ठीक है, जिसको मास्टरली फैशन किया गया उसमें दिखाया गया है। द बुक प्लेसेस कॉलरिज इन द फर्स्ट रैंक ऑफ क्रिटिक्स, इसके कारण क्रिटिकल वर्क्स में कॉलरिज को पहले रैंक पे रखा जाता है। सेकेंड ओनली इन इंपॉर्टेंस in establishing Coleridge as the greatest of English critics are his lectures on Shakespeare and other poets। तो शेक्सपियर और अदर पोइट्स पे जो उसने लेक्चर दिया है, जिसके कारण उसका स्थान दूसरा भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलरिज के बारे में हम लोग जानते हैं। अब शेली की बात करते हैं, पीबी शेली, जिसने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी थी 1821 में, और इसमें स्ट्रॉन्ग एक्सपोज किया है इस तरह से रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू को। हिज लेटर्स शो him as a man of common sense and not merely the crazy theorist of popular imagination। तो उसके जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इससे यह पता चलता है कि उसके पास एक कॉमन मैन की तरह सेंस था और केवल वह थियरिस्ट नहीं था और केवल पॉपुलर इमेजिनेशन में खोया रहने वाला नहीं था। His prose style is somewhat heavy but clear। उसका प्रोज स्टाइल जो था थोड़ा भारीपन उसमें था, लेकिन क्लियर लिखता था वो। So as a prose writer, कीट्स की जब हम बात करते हैं, he made no attempt at a systematic formulation of his views on his art। कोई systematic attempt उसका नहीं है, लेकिन his letters give a clear insight into his mind and artistic development having a spontaneous freshness। तो उसने भी जो letters लिखे हैं उसमें clear mind दिखाई पड़ता है, clear insight है उसमें, और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है जो कि स्पॉन्टेनियस है, स्वच्छंद दिखाई पड़ता है, फ्रेशनेस दिखाई पड़ता है उसके लेटर्स में। तो ये भी एक प्रकार से प्रोज का फॉर्म रहा है। सर वॉल्टर स्कॉट ऑल्सो
compiled a mass of some beautiful miscellaneous prose like his prefaces to the editions of Dryden, Swift, Lives of the Novelists. तो इस तरह से सर वॉल्टर स्कॉट ने भी बहुत सारे प्रोज वर्क लिखे हैं, लाइफ ऑफ नेपोलियन एंड द एडमिरेबल टेल्स ऑफ अ ग्रैंडफादर. ठीक है. सो ही हैड हिज मेनी आर्टिकल्स, पैम्पलेट्स, जर्नल्स एंड लेटर्स ऑल्सो. उसने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, पैम्पलेट्स भी लिखे हैं, जर्नल्स, लेटर्स, ये सारे उन्होंने लिखे हैं. तो इस तरीके से हम लोग सर वॉल्टर स्कॉट को भी देखते हैं, जो कि बेसिकली एक नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 19th सेंचुरी में प्रोज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So I will come with next video very soon. Till then, bye bye.